आज हम सुनेंगे सादत हसन मंटो का एक और अफसाना, इज्जत के लिए। चवन्नी लाल ने अपनी मोटरसाइकिल स्टाल के साथ रोकी और गद्दे पर बैठे बैठे सुबह के ताज़ा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाली। साइकिल रुकते ही स्टॉल पर बैठे हुए दोनों मुलाजिमों ने उन्हें नमस्ते कही थी, जिसका जवाब चवन्नी लाल ने अपने सर की खफीक जुम्बिश से दे दिया था। सुर्खियों पर सरसरी नजर डालकर चवन्नी लाल ने एक बंधे हुए एक बंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसे फौरन दे दिया गया। इसके बाद उसने अपनी BSA मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट किया और ये जा वो जा। मॉडर्न न्यूज एजेंसी कायम हुए पूरे 4 बरस हो चले थे। चवन्नी लाल इसका मालिक था, लेकिन इन 4 बरसों में वो एक दिन भी स्टॉल पर नहीं बैठा था। वो हर रोज अपनी मोटरसाइकिल पर आता, मुलाजिमों की नमस्ते का जवाब सर की खफीफ जुम्बिश से देता, ताज़ा अखबारों की सुर्खियां एक नज़र देखता, हाथ बढ़ाकर बंधा हुआ बंडल लेता और चला जाता। चवन्नी लाल का स्टाल मामूली स्टाल नहीं था। हालांकि अमृतसर के लोगों को अमेरिकी रिसालों और पर्चों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मॉडर्न न्यूज एजेंसी हर अच्छा अंग्रेजी और अमीरी रिसाला मंगवाती थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि चवन्नी लाल मंगवाता था। हालांकि उसे पढ़ने वढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। शहर में बहुत कम आदमी जानते थे मॉडर्न न्यूज एजेंसी खोलने से चवन्नी लाल का असल मकसद क्या था। यूं तो इससे चवन्नी लाल को खासी आमदनी हो जाती थी, इसलिए कि वह करीब करीब हर बड़े अखबार का एजेंट था। लेकिन समुद्र पार से जो अखबार और रिसाले आते बहुत ही कम थे। फिर भी हर हफ्ते विलाफत की डाक से मॉडर्न न्यूज एजेंसी के नाम से कई खूबसूरत बंडल और पैकेट आते ही रहते। असल में चवन्नी लाल ये पर्चे और रसाले बेचने के लिए नहीं, बल्कि मुफ्त बांटने के लिए मंगवाता था। चुनांचे हर रोज सुबह सवेरे वो इन पर्चों का बंडल लेने आता था, जो उसके मुलाजिमों ने बांधकर अलग छोड़े होते थे। शहर के जितने बड़े अफसर थे, सब चवन्नी लाल से वाकिफ थे। बाज की वाकफियत सिर्फ यहीं तक महदूद थी कि हर हफ्ते उनके यहाँ जो अंग्रेजी और अमेरिकी पर्चे आते थे, शहर में कोई एक मॉडर्न एजेंसी है, उसका मालिक चवन्नी लाल है, वो भेजता है और बिल कभी रवाना नहीं करता। बाज ऐसे भी थे जो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मिसाल के तौर पर उनको मालूम था कि चवन्नी लाल का घर बहुत ही खूबसूरत है तो छोटा सा, मगर बहुत ही नफीस तरीके से सजा है। एक नौकर है रामा, बड़ा साफ सुथरा और 100% नौकर, समझदार, मामूली सा इशारा समझने वाला, जिसको सिर्फ अपने काम से गर्ज है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे उसको कोई दिलचस्पी नहीं। चवन्नी लाल घर पर मौजूद हो जब भी एक बात है, मौजूद न हो जब भी एक बात है। मेहमान किस गरज से आया है, ये उसको उसकी शक्ल देखते ही मालूम हो जाता है। कभी जरूरत महसूस नहीं होती कि उसके सोडे बर्फ के लिए कहां जाए या पानों का ऑर्डर दिया जाए। हर चीज खुद ब खुद वक्त पर मिल जाएगी और फिर ताक झाक का कोई खदशा नहीं। इस बात का भी कोई खटका नहीं कि बात कहीं बाहर निकल जाएगी। चवन्नी लाल और उसका नौकर रामा दोनों के होंठ दरिया के दरिया पीने पर भी खुश्क रहते थे। मकान बहुत ही छोटा था, बम्बई स्टाइल का। ये चवन्नी लाल ने खुद बनवाया था। बाप की वफात पर उसे 10,000 रुपया मिला था, जिसमें से 5,000 उसने अपनी छोटी बहन रूपा को दे दिए थे और जद्दी मकान भी, और खुद अलहदा हो गया था। रूपा अपनी माँ के साथ इसमें रहती थी और चवन्नी लाल अपने बम्बई स्टाइल के मकान में। शुरू में माँ बहन ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ रहे, साथ न भी रहे तो कम से कम उनसे मिलता ही रहे, मगर चवन्नी लाल को उन दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं था कि उसे अपनी माँ और बहन से नफरत थी।
दरअसल इसे शुरू से ही इन दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता बाप से जरूर थी कि वो थानेदार था, लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो चवन्नी लाल को उससे भी कोई दिलचस्पी न रही। जिस वक्त उसे कॉलेज में किसी से कहना पड़ता कि उसके वालिद रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो उसे बहुत कोफ्त होती। चवन्नी लाल को अच्छी पोशिश और अच्छे खाने का बहुत शौक था। तबीयत में नफासत थी। चुनांचे वो लोग जो उसके मकान में एक दफा भी गए, उसके सलीके की तारीफ अब तक करते हैं। NWR के एक नीलाम में उसने रेल के डिब्बे की एक सीट खरीदी थी। उसको इसने अपने दिमाग से बहुत ही उम्दा दीवान में तब्दील करवा लिया था। चवन्नी लाल को यह इस कदर पसंद थी कि उसे अपनी ख्वाबखाह में रखवाया हुआ था। शराब उसने कभी छुई नहीं थी, लेकिन दूसरों को पिलाने का बहुत शौक था। ऐरे गैरे को नहीं, खासुल खास आदमियों को, जिनकी सोसाइटी में ऊंची पोजीशन हो, जो कोई मर्तबा रखते हो। चुनांचे ऐसे लोगों की वो अक्सर दावत करता। किसी होटल या कहवा खाने में उन्हें अपने घर में, जो उसने खास अपने लिए बनवाया था। ज्यादा पीने पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे किसी तरहत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चवन्नी लाल के पास ऐसी चीजें हर वक्त मौजूद रहती थी जिनसे नशा कम हो जाता था। डर के मारे कोई घर ना जाना चाहे तो अलहदा सजे सजाए 2 कमरे मौजूद थे। छोटा सा हॉल था, इसमें कभी कभी मुजरे भी होते थे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि चवन्नी लाल के इस मकान में उसके दोस्त कई कई दिन और कई कई रातें अपनी सहेलियों समेत रहे, लेकिन उसने उनको मुतल्लक खबर न होने दी कि वो सब कुछ जानता है। अलबत्ता जब उसका कोई दोस्त उनकी इन नवाजिशों का शुक्रिया अदा करता तो चवन्नी लाल गैर मुतव्वक़ के तौर पर बेतकल्लुफ़ होकर कहता, क्या कहते हो यार, मकान तुम्हारा अपना है। आम गुफ्तगू में वह अपने दोस्तों के ऊंचे मर्तबे के पेश नज़र ऐसा तकल्लुफ़ कभी नहीं बरतता था। चवन्नी लाल का बाप लाला गिरधारी लाल ऐन उस वक्त रिटायर हुआ जब चवन्नी 3rd डिवीज़न में एंट्रेंस पास करके कॉलेज में दाखिल हुआ। पहले तो ये था कि सुबह शाम घर पे मिलने वालों का तांता बंधा रहता था। डालियों पर डालियां आ रही हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, तनख्वाह बोनस सीधी बैंक में चली जाती थी। लेकिन रिटायर होने पर कुछ ऐसा पासा पलटा कि लाला गिरधारी लाल का नाम जैसे बड़े आदमियों के रजिस्टर से कट गया। यूं तो जमा पूंजी काफी थी, लेकिन लाला गिरधारी लाल ने बेकार मुबाश कुछ क्या कर मकानों का सट्टा खेलना शुरू कर दिया और 2 बरसों में ही आधी से ज्यादा जायदाद गंवा दी। फिर लंबी बीमारी ने आ घेरा। इन तमाम वाकयात का चवन्नी लाल पर अजीब और गरीब असर हुआ। लाला गिरधारी लाल का हाल पुतला होने के साथ साथ चवन्नी लाल के दिन में अपना पुराना ठाठ और अपनी पुरानी साख कायम रखने की ख्वाहिश बढ़ती गई और आखिर में उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी करवट बदल ली कि वो बड़े आदमियों का बज़ाहिर हम जलीस था, हम प्याला और हम निवाला था, लेकिन असल में वो उन सब से बहुत दूर था। उनके रुतबे से, उनकी जाहो मंजिलत से अलबत्ता उसका वही रिश्ता था जो एक बुत से पुजारी का हो सकता है या एक आका से एक गुलाम का हो सकता है। चवन्नी लाल के वजूद के किसी गोशे में बहुत ही बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश थी जो वहीं की वहीं दब गई और ये सूरत इख्तियार हो गई जो अब उसके दिलो दिमाग में थी। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ भी वो करता इसमें इंतहाई दर्जे का खुलूस था। कोई बड़ा आदमी उससे मिले ना मिले यही काफी था कि उसके दिए हुए अमेरिकी और अंग्रेजी पर्चे एक नजर देख लेता है। फसादात अभी शुरू नहीं हुए थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तकसीम की बात भी अभी नहीं चली थी कि चवन्नी लाल की बहुत दिनों की मुराद पूरी होती नजर आई। एक बहुत ही बड़े अफसर थे जिससे चवन्नी लाल की जान पहचान ना हो सकी थी।
एक दफा उसके मकान पर शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ का मुजरा हुआ। चंद दोस्तों के हमराह इस बड़े अफसर का शर्मिला बेटा हरबंस भी चला आया। चुनांचे जब चवन्नी लाल की इस नौजवान से दोस्ती हो गई तो उसने समझा कि एक ना एक दिन इसके बाप से भी राह और रस्म पैदा हो ही जाएगी। हरबंस, जिसने तायुश की जिंदगी में नया नया कदम रखा था, बहुत ही अल्हड़ था। चवन्नी लाल खुद तो शराब नहीं पीता था, लेकिन हरबंस का शौक पूरा करने के लिए और उसे शराब नोशी के अदब आदाब सिखाने के लिए एक दो दफा उसे भी पीनी पड़ी, लेकिन बहुत ही कलील मिकदार में। लड़के को शराब पीनी आ गई तो उसका दिल किसी और चीज को चाहा। चवन्नी लाल ने यह भी मुहैया करा दी, और कुछ इस अंदाज से कि हरबंस को झेपने का मौका ना मिले। जब कुछ दिन गुजर गए तो चवन्नी लाल को महसूस हुआ कि हरबंस की ही दोस्ती काफी है, क्योंकि इसी के जरिए से वे लोगों की सिफारिशें पूरा कर लेता था। वैसे तो शहर में चवन्नी लाल के असर और रसूख का हर शख्स कायल था, लेकिन जब से हरबंस उसके हल्काए वाकफियत में आया था, उसकी धाक और भी ज्यादा बैठ गई थी। अक्सर यही समझते थे कि चवन्नी लाल अपने असर और रसूख के जाती फायदा उठाता है, मगर यह हकीकत है कि उसने अपने लिए कभी किसी से सिफारिश नहीं की थी। उसको शौक था दूसरों के काम करने का और उन्हें अपना मनमून एहसान बनाने का। बल्कि यूं कहिए, उनके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसे ख्यालात तारी करने का भी कमाल है। एक मामूली सी न्यूज एजेंसी का मालिक है, लेकिन बड़े बड़े हाकिमों तक उसकी रसाई है। बाज ये समझते थे कि वह खुफिया पुलिस का आदमी है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन चवन्नी लाल हकीकत में जो कुछ था बहुत ही कम आदमी जानते थे। एक को खुश कीजिए तो बहुतों को नाराज करना पड़ता है। चुनांचे चवन्नी लाल के यहाँ जहाँ एहसानमंद थे, वहां दुश्मन भी थे, और इस ताक में रहते थे कि मौका मिले और उससे बदला लें। फसादात शुरू हुए तो चवन्नी लाल की मसरूफियत ज्यादा हो गई। मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए उसने काम किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका सोसाइटी में कोई दर्जा था। उसके घर की रौनक भी बढ़ गई। करीब करीब हर रोज कोई ना कोई सिलसिला रहता। स्टोर रूम, जो सीढ़ियों के नीचे था, शराब और बियर की खाली बोतलों से भर गया था। हरबंस का अल्हड़पन अब बहुत हद तक दूर हो चुका था। अब उसे चवन्नी लाल की मदद की जरूरत नहीं थी। बड़े आदमी का लड़का था। फसादात ने दस्तरखान बिछाकर नित नई चीजें उसके लिए चुन ली थीं। चुनांचे करीब करीब हर रोज वो चवन्नी लाल के मकान में मौजूद रहता। रात के 12 बजे होंगे। चवन्नी लाल अपने कमरे में रेलगाड़ी की सीट से बनाए हुए दीवान पर बैठा अपने पिस्तौल पर उंगली घुमा रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। चवन्नी लाल चौंक पड़ा और सोचने लगा, बलवाई नहीं, रामा नहीं, वो तो कई दिनों से कर्फ्यू के बायस नहीं आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और हरबंस की सहमी हुई डरी हुई आवाज आई। चवन्नी लाल ने दरवाजा खोला। हरबंस का रंग हल्दी के गाभे की तरह जर्द था, होंठ तक पीले थे। चवन्नी लाल ने पूछा, क्या हुआ? वो आवाज हरबंस के सूखे हुए गले में अटक गई। चवन्नी लाल ने उसको दिलासा दिया, घबराइए नहीं, बताइए क्या हुआ है। हरबंस ने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी। वो लहू बंद ही नहीं होता लहू। चवन्नी लाल समझा कि शायद लड़की मर गई है। चुनांचे ये सुनकर उसे नाउम्मीदी सी हुई, क्योंकि वो लाश को ठिकाने लगाने की पूरी स्कीम अपने होशियार दिमाग में तैयार कर चुका था। ऐसे मौकों पर जब उसके घर में उसके मेहमान किसी मुश्किल गिरफ्तार हो जाएं, चवन्नी लाल का दिमाग गैर मामूली तौर पर मुस्तैद हो जाता था। मुस्कुराकर उसने हरबंस की तरफ देखा, जो कि लरज रहा था। मैं सब ठीक किए देता हूं, आप घबराइए नहीं। यह कहकर उसने इस कमरे का रुख किया जिसमें हरबंस तकरीबन 7 बजे से एक लड़की के साथ जाने क्या करता रहा था।
चवन्नी लाल ने एकदम बहुत सी बातें सोची। डॉक्टर? नहीं, बात बाहर निकल जाएगी। एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का सवाल है। और ये सोचते हुए उसे अजीब और गरीब किस्म की मुसर्रत महसूस होती कि वो एक बहुत बड़े आदमी के नंगो नामूस का मुहाफिज है। रामा, कर्फ्यू के बाइस वो कई दिनों से आ नहीं रहा था। बर्फ, हाँ बर्फ ठीक है, रेफ्रिजरेटर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी चवन्नी लाल को ये थी कि वो लड़कियों और औरतों के ऐसे मामलों से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन उसने सोचा कुछ भी हो, कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। चवन्नी लाल ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सांगवान के स्प्रिंग वाले पलंग पर एक लड़की लेटी थी और सफेद चादर खून से लुथड़ी हुई थी। चवन्नी लाल को बहुत घिन आई, लेकिन वो आगे बढ़ा। लड़की ने करवट बदली और एक चीख उसके मुंह से निकली, भैया। चवन्नी लाल ने भी भींची हुई आवाज में कहा, रूपा। और उसके दिमाग में ऊपर तले सैकड़ों बातों का अंबार सा लग गया था। इनमें सबसे जरूरी बात यह थी कि हरबंस को पता न चले कि रूपा उसकी बहन है। चुनांचे उसने मुंह पर उंगली रखकर रूपा को खामोश रहने का इशारा किया और बाहर निकलकर मामले पर गौर करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दहलीज में हरबंस खड़ा था। इसका रंग अब पहले से भी जर्द था। होंठ बिल्कुल बेजान हो गए थे। आंखों में वहशत थी। चवन्नी लाल को दो बद्दू देखकर वो पीछे हट गया। चवन्नी लाल ने दरवाजा भीड़ दिया। हरबंस की टांगे कांपने लगी। चवन्नी लाल खामोश था। उसके चेहरे का कोई खत बिगड़ा हुआ नहीं था। असल में वो सारे मामले पर गौर कर रहा था। इस कदर लामक से गौर कर रहा था कि वो हरबंस की मौजूदगी से भी गाफिल था। मगर हरबंस को चवन्नी लाल की गैर मामूली खामोशी में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। चवन्नी लाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो हरबंस जोर से चीखा और दौड़कर उसमें दाखिल हुआ। बहुत ही जोर से कांपते हुए हाथों से रेलगाड़ी की सीट वाले दीवान पर पिस्तौल उठाया और बाहर निकलकर चवन्नी लाल की तरफ तान दिया। चवन्नी लाल फिर भी कुछ न बोला। वो अभी तक मामला सुलझाने के मुस्तरक था। सवाल एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का था। पिस्तौल हरबंस के हाथ में कपकपाने लगा। वो चाहता था कि जल्द फैसला हो जाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन साफ करना चाहता था। दोनों चवन्नी लाल और हरबंस कुछ देर खामोश रहे, लेकिन हरबंस ज्यादा देर तक चुप न रह सका। उसके दिलो दिमाग में बड़ी हलचल मची हुई थी। चुनांचे एकदम से उसने बोलना शुरू किया, मैं मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी बहन है। ये सारी शरारत उस मुसलमान की है। हाँ, उस मुसलमान की, उस सब इंस्पेक्टर की। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मोहम्मद तुफैल। हाँ, मोहम्मद तुफैल। नहीं, बशीर अहमद। नहीं, मोहम्मद तुफैल। वो तुफैल जिसकी तरक्की तुमने रुकवाई थी। उसने मुझे ये लड़की लाकर दी और कहा मुसलमान है। मुझे मालूम होता कि तुम्हारी बहन है तो क्या मैं उसे यहाँ लेकर आता? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना? लेकिन मैं कहता हूँ मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे सच में कुछ मालूम नहीं था। चवन्नी लाल ने हौले से कहा, घबराइए नहीं, आपके पिताजी की इज्जत का सवाल है। लेकिन हरबंस चीख चिल्ला रहा था। उसने कुछ न सुना और कांपते हुए हाथों से पिस्तौल दाग दिया। तीसरे रोज कर्फ्यू हटने पर चवन्नी लाल के दो नौकरों ने मॉडर्न न्यूज एजेंसी का स्टॉल खोला। ताज़ा अखबार अपनी अपनी जगह पर रखे। चवन्नी लाल के लिए अखबारों और रसालों का एक बंडल बांधकर अलग रख दिया, मगर वो न आया। कई राह चलते आदमियों ने ताज़ा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालते हुए मालूम किया कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी के मालिक चवन्नी लाल ने अपनी सगी बहन के साथ मुंह काला किया और बाद में गोली मारकर खुदकुशी कर ली।